आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूजेस। इस चैप्टर में हम लोग नेचुरल रिसोर्स और उसकी यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में एकदम। ठीक है, ये जो वीडियो है ना, ये नोट्स है इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको चैप्टर जिसमें मैं रीड करके समझा रही हूँ एनसीईआरटी को, उसका वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, ये जो वीडियो है इसके अंदर नोट्स है, एकदम सारे टॉपिक वाइज नोट्स होने वाले, जिस हिसाब से बुक में टॉपिक्स है ना उस हिसाब से इसमें नोट्स दे रखे हैं। ठीक है, टॉपिक पॉइंट वाइज। ठीक है सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग चैप्टर के हेडिंग से देखिए, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, क्या समझते हो तुम लोग इससे? देखो, नेचुरल रिसोर्स वो होता है जो चीज़ हमें नेचर से मिल रही हो। ठीक है, वो नेचुरल हो, यानी कि नेचर से मिल रहा हो, ह्यूमन का उसमें कोई हाथ ना हो। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। और उसके यूजेस यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। तो जो नेचर है ना वो एक रिसोर्स में कब कन्वर्ट हो जाता है? ठीक है, तो देखो, नेचर कैन बी डिफाइंड एज ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट दैट आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस। नेचर वो होता है, कोई भी लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग चीज़ें भी हो सकती है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर है। बस यही है कि वो सब ह्यूमंस ने नहीं बनाया। ठीक है, नेचर उससे से तुम लोग समझ जाओ। नेचर बिकम अ रिसोर्स जब ह्यूमन उसको यूज़ करता है, उस नेचुरल थिंग को अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए और चीज़ों को बनाने के लिए। फॉर इंस्टेंस, देखो एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि जो ट्री है वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर के अंदर। देखो, ट्री अगर हम लोग उसको कट ही नहीं करेंगे तो वो नेचुरल रिसोर्स कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो कब वो नेचुरल रिसोर्स बना? जब हमने इस ट्री को लेकर कट किया और उससे फर्नीचर बनाया तो वो रिसोर्स बन गया। ठीक है, वो पहले क्या था? एक नेचर का पार्ट था सिर्फ, बस वो नेचर के अंदर था। लेकिन जब हमने उसको अपने यूज़ किया रिसोर्स से तो क्या वो बन गया? रिसोर्स बन गया। रिसोर्स के लिए यूज़ किया तो वो रिसोर्स बन गया। अपने स्किल और नॉलेज को लगाकर यूज़ किया तो वो क्या बना? रिसोर्स बन गया। ठीक है, सम resources are not easily accessible because we may not have technology to reach them, such as petroleum deep under the oceans. देखो, ओशंस के अंदर क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं ना जो कि टेक्नोलॉजी से हम लोग नहीं उस तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जो पेट्रोलियम है वो डीप अंडर दी ओशन होता है, इसलिए हम लोग उसको निकालने में ठीक से नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी अभी नहीं आया। टेक्नोलॉजीज अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो वो रिसोर्स नहीं बन पा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। ठीक है, तो ये भी होता है। सम रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड because they are too expensive to extract because it is culturally unacceptable, like cutting tree in sacred groups. तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कुछ कुछ रिसोर्सेस क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो तो महंगे होता है उसको निकालना। ठीक है, कोई चीज़ है उसको निकालना बहुत महंगा है, तो वो क्या रिसोर्स बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक है, और ये भी है कि वो कल्चरली अनएक्सेप्टेबल हो, यानी कि लोग उसको रिसोर्स ना बनने दें। यानी कि कटिंग ट्रीज़ इन ये सैक्रेड ग्रुप्स, पवित्र जो स्थान होते हैं वहाँ पे जो ट्रीज़ को काटना मना होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल जो बुद्ध भगवान वाला ट्री है जो कि आपका बोध गया के अंदर है, वो आप ट्री को नहीं काट के रिसोर्स बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि वो कल्चरली अनएक्सेप्टेबल है। वो लोग उसको काटने नहीं देंगे, तो वो क्या रिसोर्स बन पाएगा? वो ट्री नहीं बन पाएगा। ठीक है, यही होता है। Resources must be technology accessible, economically feasible to use and culturally acceptable होना चाहिए। देखो, एक रिसोर्स को बनने के लिए क्या क्या 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो, यानी कि वो हम लोग के पास वो टेक्नोलॉजी हो जिससे कि हम लोग उसको निकाल सके, यूज़ कर सके। ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी कि इतना भी महंगा ना हो कि हम लोग उसको, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत महंगा है उसको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना,
तो क्या हम लोग उसको रिसोर्स बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो वो इकोनॉमिकली भी फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि लोगों को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ इसको काट सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, तो कर लेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्शन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स कुड बी रेफर्ड एज एक्सप्लोइटेशन। इस चैप्टर में एक्सप्लोइटेशन का मीनिंग एक्सट्रैक्शन और यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स से किया गया है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स आर वैल्यूएबल सब्सटेंस होता है जो कि नेचर के अंदर होता है, मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। दे इंक्लूड बेसिक एलिमेंट्स लाइक वाटर, एयर एंड सॉइल एज वेल एज रिसोर्सेज सच एज टिम्बर, ऑयल, कोल, मेटल ओर्स। तो कुछ कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे नेचर के अंदर मिल जाते हैं, और कुछ कुछ को बनने में ना मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ स्पैन से भी बहुत लंबा समय होता है, ठीक है। अब इस एलिमेंट्स में तो आपके यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, और फिर और भी है जैसे कि ऑयल और कोल, ये सब क्या हो गया, ये सबको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है बनने में, ठीक है। ये था इस वाले टॉपिक का नोट्स। आप लोग यहाँ पे इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब आगे के टॉपिक्स में चलते हैं जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। कैटेगराइजेशन सिंप्लीफाइड डिस्कसेस बाय क्रिएटिंग shared meaning. Likewise, natural resources can be classified based on their uses for survival, as material or as source of energy, ठीक है। कैटेगराइजेशन जो होता है वो सिंप्लीफाई कर देता है कोई भी चीज़ को, ठीक है। ये देखो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे है, ये क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है, क्लासीफाई करता है उनको हम लोग इसके बेस ऑफ यूजेस पे, सर्वाइवल पे और मटेरियल्स पे, कि जैसे कि यूजेस के ऊपर कैसा यूज़ है इस रिसोर्स का, सर्वाइवल वो लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, वो क्या मटेरियल है, फिर सोर्स ऑफ एनर्जी उसका क्या है, ये सब, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, रॉक हो गया, मिनरल हो गया, सॉइल, एयर, ऑयल, वाटर, ये सभी चीज़ें आपकी नेचुरल रिसोर्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिसोर्सेज इनिशियल फॉर लाइफ। ऐसे रिसोर्सेज ना जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिसोर्सेज जो कि इनिशियल है लाइफ के लिए, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ रिले ऑन एयर, वाटर, फूड, ऑल सोर्स फ्रॉम एटमोसफेयर, रिवर, सॉइल्स, ठीक है। दीज इनिशियल्स एंड बियॉन्ड्स आवर एबिलिटी टू क्रिएट, ठीक है। तो जो लाइफ है अर्थ पे वो किस किस चीज़ों पे बेसिस रिले करता है, तो दैट इज़ एयर, वाटर एंड फूड, ठीक है। ये सभी रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलता है, रिवर से मिलता है, सॉइल से मिलता है, ठीक है। ये इनिशियल है और हम तो इसको नहीं बना सकते, हम लोग हवा, पानी और खाना नहीं बना सकते, यानी कि क्रॉप वगैरह हम लोग तो नहीं उगा रहे, मतलब नेचर ही का उसमें है, तो ये नेचुरली है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी है और हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं, ये नेचर ने हमें दिया है, ठीक है, समझ गए। अब चलो देखो यहाँ पे रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स को, ठीक है। ह्यूमन ट्रांसफर नेचर्स गिफ्ट इनटू ऑब्जेक्ट फॉर प्रैक्टिकल यूज़ और टू इन्हांस देयर लाइफस्टाइल। इंडिया वेरिड geographical offers a wealth of resource from wood to marble टू कोल एंड गोल्ड, ठीक है। तो देखो ह्यूमन जो होते हैं वो नेचर को ना, नेचर में जो जो भी गिफ्ट्स मिले हैं उसको ऐसे ऑब्जेक्ट्स में बना देते हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल में ज़रूरी हो, जिसमें हमें लाइफस्टाइल जीने में हेल्प मिले, ठीक है। ओके, तो इंडिया का जो जोग्राफ़ी है ऑफर्स अ वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज, उसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। वुड से लेकर मार्बल तक, मार्बल से लेकर कोल तक और कोल से लेकर गोल्ड तक, ठीक है। ये सभी था मटेरियल्स आपका। रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए एनर्जी इज़ क्रूशियल फॉर मॉडर्न लाइफ, सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट एंड फॉर इंडस्ट्रीज। एनर्जी कम फ्रॉम नेचुरल सोर्स, सनलाइट, ऑयल, गैस, वाटर एंड विंड। तो देखो एनर्जी क्या होता है मॉडर्न लाइफ के लिए, आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है उसके लिए ज़रूरी है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया बिल्डिंग्स में, ट्रांसपोर्ट हो गया फॉर इंडस्ट्रीज़। एनर्जी कहाँ से आता है, नेचुरल रिसोर्स से आता है, जैसे कि सनलाइट हो गया, ऑयल हो गया, कोल, गैस, वाटर एंड विंड,
जैसे कि आपका यहाँ पे एनर्जी का मैं एग्जांपल बता देती हूँ, दैट इज़ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो, बहुत सारे एनर्जीज होते हैं आपके इसी टाइप के। फिर आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। फिर आपका रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल में हम लोग चलेंगे। देखो यहाँ पे आपके सबसे पहले यहाँ पे आपके तीन यहाँ पे डिवाइड हुआ। सबसे पहले तो इसके यूजेस के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, यूजेस के बेसिस पे, फॉर सर्वाइवल, मटेरियल, सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हमने पढ़ा अभी के अभी। उसके बाद अब हम लोग ना इसके कैटेगराइजेशन पे चलेंगे, जो कि है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, ठीक है, रिसोर्सेज। यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर सकते हो यहाँ से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो। रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, ये क्या होता है? तो जो नेचर है ना, वो नेचुरली हील करता है, रिस्टोर करता है और नए लाइफ को क्रिएट करता है टाइम के साथ साथ, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस, जो आपका रिसोर्स है और ऑफ्टन क्लासिफाइड एज रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो जो आपका रिसोर्स है वो उसको दो चीज़ों में क्लासीफाई किया हुआ है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल में, ठीक है। अब इन दोनों को ही हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? दीज रिसोर्सेज सनलाइट, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, जो कि नेचुरली रिप्लेनिश होता है टाइम के साथ साथ। इन इंडिया अबॉन्डेड सनलाइट एंड रिवर रिप्लेनिश बाय रेनफॉल, ठीक है। इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, बट दिस डिपेंड्स ऑन preserving nature's balance and preventing disrupt by human actions like over harvest or pollution, ठीक है। when industry release non-degradable waste into river, it's disturb nature cycle, making water bodies toxic and unable to support life। तो देखो रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? सनलाइट हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, जो कि टाइम के साथ साथ खुद बन जाए, यानी कि हम लोग उसको यूज़ किए, अब वो फिर से आ जाए, ठीक है, दैट इज़ रिप्लेनिश हो जाए ओवर टाइम टू टाइम, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत सारा सनलाइट है, ठीक है, अबॉन्डेड सनलाइट है। एंड रिवर्स जो कि रिप्लेनिश होते हैं रेनफॉल से। रिवर्स अगर हमने उसका पानी यूज़ किया, ठीक है, अब रेनफॉल हुआ तो वो फिर से क्या हुआ, रिप्लेनिश हो गया रेनफॉल से। उसका सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है ये सब चीज़ें। तो ये सब किस में आ जाएगा? रीन्यूएबल में, क्योंकि ये रिप्लेनिश हो रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी आपका होता है कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना कि वो अभी तो है ही, अभी तो अच्छे से चल ही रहे हो और फ्यूचर में भी चले, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है प्रिजर्विंग नेचर साइकिल बैलेंस पे एंड प्रिवेंटिंग डिस्टर्ब बाय ह्यूमन एक्शंस पे, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना होता है? नेचर के बैलेंस को बैलेंस करके रखना होता है, नहीं तो उसका अगर साइकिल ख़राब होगा तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और प्रिवेंट करना होगा जो कि डिस्टर्ब होता है ह्यूमन एक्शन से, जैसे कि ओवर हार्वेस्ट हो गया, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, पोल्यूशन वगैरह, इस सब से बचा कर रखना है। तो हमारा रीन्यूएबल रिसोर्स रहेगा, नहीं तो वो भी टाइम के साथ साथ नॉन रीन्यूएबल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है, जब इंडस्ट्रीज रिलीज़ करती है नॉन डिग्रेडेबल जो भी वेस्ट होते हैं रिवर्स में, ठीक है, और वो क्या होता है, उससे डिस्टर्ब हो जाता है नेचर का साइकिल, क्योंकि वाटर बॉडीज़ में क्या गया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डाला गया है, जिससे कि जो आपका एक्वाटिक जो भी एनिमल्स होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। ये था आपका नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। अब हम लोग नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, ये बहुत लंबे समय के में बनते हैं, बहुत लंबे समय पर बनते हैं, लॉन्ग पीरियड्स, एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश एज क्विकली एज वी यूज़ दैम। हम लोग जितना इसको फास्टली यूज़ करते हैं ना, जितना जल्दी जल्दी इसको यूज़ कर रहे हैं, उतना ये फास्ट बनता नहीं है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है बनने में, यानी कि जो कि ह्यूमन के लाइफ स्पैन से भी लंबा होता है। ह्यूमन का लाइफ स्पैन 80 ईयर्स अभी माना जाता है, लेकिन 80 या 70 ईयर्स, ठीक है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, बहुत बहुत साल लग जाते हैं इसको बनने में। तो ये उतना जल्दी हम लोग ये बन नहीं रहा है जितना जल्दी ये यूज़ हो रहा है, यही बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम अलॉन्ग विथ मिनरल्स एंड मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। दैट मीन्स दे विल नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ वन ऑल एग्जिस्टिंग क्वान्टिटी ऑन द अर्थ इज फिनिश्ड। अगर देखो
ये जो हो गए आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, हमने इसको अगर एक बार यूज़ कर लिया तो क्या ये वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है, ये उसको बनने में टाइम लगेगा, तो ठीक है वो फिर से आ नहीं सकता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉर इंस्टेंट इंडियाज कोल रिजर्व में लास्ट ओनली अनदर 50 ईयर्स। तो जितना हमारे पास कोल है ना, इंडिया का कोल रिजर्व ये बता दिया है कि 50 साल तक और चलेगा। जो जितना यूज़ हो रहा है ना, जितना डिमांड है इसका बढ़ते जा रहा है, और अगर हमने इसको यूज़ नहीं किया ना वाइजली, तो ये पता है कितने सालों तक, बस 50 ईयर्स तक ये चलेगा। उसके बाद आपको क्या, फिर आपको कोल का परेशानी होगा, कोल नहीं मिलेगा, ठीक है। यही बता रहा था, ठीक है। ये था आपका रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ओके। ओके, इसको नोट कर सकते हो। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड इट्स इम्प्लीकेशंस पे। तो देखो, बहुत जो भी होता है यहाँ पे, सारा जगह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्या अलग अलग होता है, ठीक है। कहीं पे कोल ज़्यादा होता है, कहीं पे गोल्ड ज़्यादा होता है, कहीं पे ऑयल ज़्यादा होता है, कहीं पे ऑयल ज़्यादा होता है लेकिन गोल्ड नहीं होता है। इस तरीके से होता है आपका नेचुरल रिसोर्स बटा हुआ, ठीक है। The uneven distribution of natural resource affects settlement, trade, global relations, often leading to conflicts। तो जो uneven distribution है ना, कहीं जगह पे ऑयल बहुत ज़्यादा है, कहीं पे है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या लोग सेटलमेंट कर लेंगे, ट्रेड होगा वहाँ से ऑयल का, ठीक है। और ग्लोबल रिलेशन बनेंगे, यानी कि ग्लोबल रिलेशन का मतलब कंट्री टू कंट्री रिलेशन बनाना, ठीक है। जैसे कि अबू धाबी, वहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से इंडिया एक्सपोर्ट करती है, वहाँ से मतलब लेती है, इम्पोर्ट करती है, जो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन रहा है, रिलेशन एक बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, नेचुरल रिसोर्स की वजह से बन रहा है, तो वही बता रहा है। और इससे ना लड़ाइयाँ भी हो जाती है नेचुरल रिसोर्स के चलते, कि यहाँ पे गोल्ड ज़्यादा है तो हमें भी चाहिए। अभी कुछ हाल ही में कावेरी रिवर के चलते आपका पाकिस्तान और इंडिया में थोड़ा सा बहस हो गया था, क्योंकि कावेरी रिवर का जो बॉर्डर है वो इंडिया से होके पाकिस्तान को जाता है, ठीक है। तो इंडिया का था, ओके। तो यहाँ पे आपका कन्फ्लिक्ट का भी ये मामला बन गया है ना। ट्रेड फुलीड बाय natural resources and human skill leads to unique products like waters, steel and rise of powerful empires in India, ठीक है। तो देखो, ट्रेड से नेचुरल रिसोर्स हमें एक दूसरे से पहुंच सकता है ह्यूमन स्किल से, ठीक है। लीड्स टू यूनिक प्रोडक्ट्स, वुड्स, स्टील एंड राइजिंग ऑफ पावरफुल एम्पायर्स इन इंडिया, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो कि नियर होते हैं रिसोर्सेज के, क्रिएट jobs and economic growth, bring modern facilities that improve quality of life. However, these benefits often come at a cost of displacing tribal community and threatening their sacred places, resulting in conflict। देखो, जो इंडस्ट्री है, जहाँ पे रिसोर्सेज है, वहाँ पे क्या होगा, जॉब होंगे। जैसे कि जहाँ पे मान लो कि कोई इंडस्ट्री है, यहाँ पे गोल्ड का इंडस्ट्री है, गोल्ड का नहीं, कोल का इंडस्ट्री है, ठीक है। कोई भी आप लोग चीज़ों का ले सकते हो, मान सकते हो, ठीक है। वहाँ पे रिसोर्सेज बन रहे हैं, रिसोर्सेज है बहुत सारे, इसलिए जॉब्स क्रिएट हो रहा है, इकोनॉमी हमें मिल रही है, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। ब्रिंग मॉडर्न फैसिलिटी दैट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, और यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ है और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होता है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जॉब्स बन रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, इकोनॉमी, पैसा वैसा बन रहा है, ठीक है। किसकी वजह से, नेचुरल रिसोर्स की वजह से, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे कभी कभी तो अपने बेनिफिट के लिए जो पीपल होते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, जैसे कि फॉरेस्ट है तो वहाँ से हमें कुछ निकालना है, कोई रिसोर्स को लेना है, तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ उसको नहीं लेने देती है, तो सेक्रेट प्लेसेस पे, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है ट्राइबल्स और लोगों के बीच में, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं, नेचुरल रिसोर्स क्रॉस
political boundaries creating tension over their distribution both within between countries। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स जो है ना वो क्रॉस करता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज को और क्रिएट करता है टेंशन। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं तो वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कंट्रीज़ के बिटवीन। ठीक है, अ नोटेबल नोटिस इज डिस्प्यूट ओवर कावेरी रिवर, अभी मैंने बताया कावेरी रिवर के बारे में, वाटर बिटवीन कर्नाटका तमिलनाडु केरला पुडुचेरी। ये जो आपको है यहाँ पे वाटर है। ठीक है, विच रिक्वायर्स डेडिकेट नेगोशिएशन रीचिंग सच एग्रीमेंट इज इवन मोर चैलेंजिंग बिटवीन नेबर नेशन। और जो सामने का नेशन है यानी कि पाकिस्तान, ठीक है, उसमें देना था तो उस लिए भी कन्फ्लिक्ट हो सकता था। ठीक है, तो ये क्या है, कावेरी रिवर एक एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स का और उसके इम्प्लीकेशंस का। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर सकते हो। ओके, तो ओके, इस वीडियो में इतना ही। अब आगे का जो भी हमने टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो हम लोग अगले जो इसका पार्ट 2 होने वाला है उसके अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, ये नोट्स आपको कैसा लगा? सारा एकदम टॉपिक वाइज था, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है वैसे ही। ठीक है, तो ओके, आपको अगर इसका रीडिंग का वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, आपको अवेलेबल हो जाएगा रीडिंग का इसका वीडियो, जो एनसीईआरटी का रीडिंग होगा उसमें। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगले पार्ट पे हम लोग इसके आगे का जो भी है अगले पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, अभी तुम लोगों को ये नोट्स कैसा लगा वो मुझको बता देना, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही कंसाइज थे। ठीक है, और एकदम टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है आपके एकदम एनसीईआरटी से रिलेटेड था। आपका पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ था इसके अंदर। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये नोट्स। ठीक है, रिवीजन वगैरह में। तो ओके, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।